हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज के लेक्चर सीरीज सेकेंड को, जिसमें से टोटल 25 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटी का एनसीईआरटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसका आज जो है सेकेंड क्लास है, जिसमें से कंप्लीट ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी जो क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी है, ओल्ड और न्यू दोनों को जो है कन्वर्ज करके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके थ्रू बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, है ना? क्यों? और स्पेशली यहाँ पे एनसीईआरटी एमसीक्यू को यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं। तो बाकी क्लास का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जो है कोई भी क्वेरी आते हैं एग्जाम से रिलेटेड तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसमें मैसेज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। इसके पहले क्लास में जो रूल्स यहाँ पे फॉलो करते थे, रूल क्या फॉलो करते थे कि सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़े, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जो है वीडियो को एक बार पॉज करना है ना, पॉज करने के बाद करेक्ट आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे देखो 26 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऑलरेडी जो है पहला क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज जो है सेकेंड क्लास है जिसमें से 26 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला देखो, एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला एजर्सन दिए गए हैं कि द कैबिनेट मिशन प्लान इनविसेज द सेटिंग अप एन इंटरिम गवर्नमेंट। क्या होता है इंटरिम गवर्नमेंट? पहले तो ये अपने को पता होना चाहिए इंटरिम गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, सपोज करो कि पीएम का जो है पोस्ट अभी खाली है या फिर पीएम ने रिजाइन कर दिया। सपोज पीएम ने जब रिजाइन कर दिया तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुरंत जो है उसका इलेक्शंस कंडक्ट कर दिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके इलेक्शन कंडक्ट होने तक एक गवर्नमेंट या फिर एक जो है गवर्नमेंट को अपॉइंट किए जाएंगे, एक इंडिविजुअल को अपॉइंट किए जाएंगे जो कि एज अ प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करेंगे। वो जो है फुल टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, वो जब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, है ना, कब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे? जब तक कि जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट ना कर दिया जाए। तो उसको यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट बोले जाते हैं। बताना सही है क्या? पहला कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पे लाए गए थे 1946 को लाए गए थे, जिसके थ्रू यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे सेटअप किए गए थे। चलो पहला तो सही है ना? ए जो एजर्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। इसका रीजन है कि इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑल द पोर्टफोलियो वर टू बी हेल्ड बाय इंडियन। बिल्कुल गलत है। ऑल पूरे पोर्टफोलियो जो है गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे, अच्छा इंटरिम गवर्नमेंट में बोले गए तो इंटरिम गवर्नमेंट में जो है पोर्टफोलियो इंडियन के द्वारा हेल्ड किए जाते थे, नो डाउट। ठीक है, लेकिन ऐसा बोलोगे कि जो है एजर्सन का रीजन करेक्ट हो जाएगा, वो गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन जो दिए गए हैं ना वो बिल्कुल गलत रीजन दिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताना है। वीडियो को एक बार पॉज करो। जैसे पहला है कि ऑन 14 अगस्त 1946 इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। सही है क्या? इंटरिम गवर्नमेंट जो है फॉर्म किए गए थे जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में। बताओ। तो पहला स्टेटमेंट एक्चुअल में यहाँ पे दिए गए ना वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में यहाँ पे ये ब्रिटिशर्स के द्वारा इनवाइट किए गए थे जवाहरलाल नेहरू को। उस समय का जो अगर वाइसराय देखोगे तो वॉवेल थे, वॉवेल जिस समय जो है गवर्नमेंट को यहाँ पे फॉर्म किए जा रहे थे। सेकेंड स्टेटमेंट है कि दिस इंटरिम गवर्नमेंट रिमेन इन ऑफिस टिल 28 अक्टूबर 1946। ये बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन में क्या पूछे गए हैं कि इट, पहला ऑप्शन है माउंट बेटन प्लान के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन दिए गए हैं कि इट डिक्लेयर दैट पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ इंडियन प्रॉब्लम। ये माउंट बेटन प्लान जब भेजे गए थे उस समय एक्चुअल में क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा स्ट्राइक हो रहे थे। ये जो है टाइम फ्रेम अगर देखोगे तो 1946 1947 का टाइम फ्रेम है, जिसमें से जो है हर एक इंडिविजुअल इंसान जो यहाँ पे इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे थे वो लोग जब समझना स्टार्ट कर दिए थे कि ब्रिटिशर्स एक्चुअल में इंडिया के लिए जो है उतना यूजफुल नहीं रहे। जितना रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए जाते थे वो सब अपने लिए ही बनाते थे,
इंडियन के पर्सपेक्टिव से कुछ भी जो है अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स एक्चुअल में। तो इंडियन को समझ आ गया था अब इसको जो है बाहर भगाना है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक्स हो गया, स्ट्राइक के साथ हड़ताली करना स्टार्ट यहाँ पे कर दिए गए। तो क्या किए गए कि एक प्लान यहाँ पे डिस्कस किए गए, उस प्लान का नाम यहाँ पे माउंटबेटन प्लान है। इस प्लान के थ्रू क्या बोले गए हैं कि जो पार्टीशन ऑफ इंडिया होगा वो केवल सॉल्यूशन है इंडियन प्रॉब्लम का। सही है क्या? पहला ऑप्शन बताओ। तो बिल्कुल सही है। जो माउंटबेटन प्लान है इसमें एक लाइन में जो है डिस्कस किए गए थे कि अगर इंडियन में जितना भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जितना भी स्ट्राइक हो गया, जितना भी भूख हड़ताल कर रहे हैं, है ना, इन सब का जो है एक सॉल्यूशन हो सकता है, वो है कि इंडिया को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ये क्लियरली यहाँ पे माउंटबेटन प्लान में बोले गए थे। सेकेंड ऑप्शन है कि अंडर दिस प्लान देयर वाज प्रोविजन फॉर पार्टीशनिंग 3 डिस्प्यूटेड प्रोविंस। कौन कौन से? मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस और उड़ीसा, ये बोले गए हैं। सही है क्या? देखो यहाँ पे मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस और उड़ीसा इस तरीके से डिविजन्स का पहले बात नहीं किए गए थे। डिविजन्स उन लोग करेंगे ये बोले गए थे कि पंजाब को डिवाइड करना है और पंजाब के साथ ही साथ जो बंगाल वाला एरिया है इसको जो है डिवाइड करेंगे, इसका बात किए गए थे। मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस या फिर उड़ीसा को डिवाइड करना है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किए गए थे, नहीं कोई प्रपोजल लाए गए थे कि इन तीनों में डिवाइड करना है। पंजाब और बंगाल को डिवाइड करना है, इसके बारे में डिस्कस किए गए थे माउंटबेटन प्लान में। थर्ड ऑप्शन है कि अंडर दिस प्लान अ रेफरेंडम वुड बी हेल्ड इन अ साइलेंट डिवीजन ऑफ असम, है ना। इस योजना के अंतर्गत असम के सिलहट प्रभाग में जनमत संग्रह कराया जाना था। ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है, मतलब बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, बाकी ऑप्शन इसमें क्लियरली रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? Which of the following provision was not under the Indian Independence Act 1947? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत नहीं था? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। पहला ऑप्शन क्या है कि द एक्ट प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिया और पाकिस्तान। सही है क्या? अच्छा यहाँ पे नॉट पूछे गए ना, इस चीज को ध्यान रखना, कौन सा इसमें गलत है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। इंडिया इंडिपेंडेंस जब 1947 के प्रोविजंस को देखोगे तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों को जो है डिविजन्स करने का यहाँ पे बात किए गए थे, वो तो सही है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल। पंजाब एंड बंगाल का जो पार्टीशन का बात किए गए थे वो किसके थ्रू किए गए थे बताओ तो। ये जो है यहाँ पे बात एक्चुअल में देखो इस चीज का ध्यान रखना, इसमें बात तो किए गए थे इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 में, लेकिन जब माउंटबेटन प्लान देखोगे ना, माउंटबेटन प्लान में एक्चुअल में इसको इंप्लीमेंट करने का काम किए जाएंगे। मतलब सेकंड भी सही है, पहला सही, सेकंड भी सही है। थर्ड ऑप्शन है कि द प्रिंसली स्टेट वर फ्री टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंस। हाँ ये बिल्कुल सही बोले गए हैं, थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? जब 1947 एक्ट आया था और उसमें जब इंडिया और पाकिस्तान जब दोनों को डिवाइड किए गए थे तो बाकी जितना भी प्रिंसली स्टेट रहे हैं जिसमें से कोई राजा हो गया उसके द्वारा यहाँ पे जो एरिया है उसको रन किए जा रहे थे, तो उसको यहाँ पे उसको चांस दिए गए थे। 3 चांस बोलने का मतलब है उसके पास 3 ऑप्शन थे। कौन कौन से? या तो इंडिया को ज्वाइन कर ले, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, या फिर इंडिपेंडेंस अपने जैसा है वैसे रहना चाहे। तो 3 ऑप्शन जो है दिए गए थे इस एक्ट के थ्रू। 4 ऑप्शन है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर ट्राइबल एरिया। नहीं, इसमें 1947 में तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बात किए गए थे। ये तो लॉजिकली यहाँ पे करेक्ट कर, सॉरी इसको रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि 1947 मतलब एक इंडिपेंडेंस मतलब पूरा सॉवरेनिटी का बात किए गए थे कि अब इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का कोई रूल नहीं होगा, तो ट्राइबल एरिया में कैसे रूल कर लेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और वही पूछे गए कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो 4 ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो 4 है वही इसमें गलत दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 31 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है,
ट्रू पूछे गए कि फॉल्स पूछे गए हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है, हड़बड़ी के चक्कर में, जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होता है, सही को गलत करते हैं और गलत को यहाँ पे सही करके आ जाते हैं। पहला स्टेटमेंट बोले गए हैं कि समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय की अनुमति देने वाले मूलभूत नियमों का एक सेट प्रदान करना। क्या बोले गए कि टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लाए गए थे तो उसमें तो क्लियरली बात किए गए थे ना कि जो मेंबर हैं, जो प्रिंसली स्टेट हैं, वो या तो इंडिया में चले जाओ या तो पाकिस्तान में चले जाओ या तो इंडिपेंडेंस रह सको। क्यों बोले गए हैं? प्लस उसके साथ ही साथ देखोगे तो इंडिया और पाकिस्तान के यहाँ पे डिवीजन हुआ है ताकि इन सब चीज को जो है म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन या फिर मिनिमम कोऑर्डिनेशन को बनाया जा सके। ये सब चीज यहाँ पे बोले गए हैं, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, नेक्स्ट जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ये है कि टू अलाउ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टू मेक अ डिसीजंस। फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट के थ्रू यहाँ पे क्या बोले गए हैं? फंडामेंटल राइट के थ्रू ये बोले गए हैं कि इंडिविजुअल लेवल में जो है अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल लेवल का, पूरे इंडिया के लेवल का नहीं बात कर रहा हूँ भाई। इंडिया के लेवल का अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो पार्लियामेंट में डिसीजन होता है। लेकिन बी ऑप्शन में क्या बोले गए हैं कि टू अलाउ ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी टू मेक अ डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब यही गलत हो जाएगा और पूछे गए हैं नॉट करेक्ट है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, टू सेट सम लिमिट ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन सिटीजन। बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि गवर्नमेंट के पास इतना भी पावर नहीं है कि जो सिटीजन्स का जो फंडामेंटल राइट है, जो मूलभूत जो भौतिक अधिकार जिसे हम बोलते हैं ना, तो जो है उसको यहाँ पे क्या कर सके, उसको नलीफाई नहीं कर सकता, ये बोले गए हैं। टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। तो गलत हो जाएगा बी, मतलब नॉट करेक्ट पूछे तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला ऑप्शन ये बोले गए हैं कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डज मेक इथनिक आइडेंटिटी एज अ क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप। सही बोले हैं क्या ये? बताओ तो। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डज मेक इथनिक आइडेंटिटी एज अ क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप, मतलब ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि अगर नागरिकता अगर प्रदान करना है या फिर नागरिकता को पहचानना है तो रिलीजन के बेसिस में आइडेंटिफाई करो, है ना, रेसेस के बेस में आइडेंटिफाई करो, लैंग्वेज के बेसिस में, कास्ट के बेस में जो है आइडेंटिफाई करो। सही है क्या? गलत है। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली संविधान के बारे में अगर देखोगे तो कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किए गए कि कोई सिटीजनशिप को जो है कास्ट के बेसिस में डिफाइन करो, रेसेस के बेसिस में डिफाइन करो और उसी के साथ जो अदर बेसिस हैं जैसे कि लैंग्वेज हो गया इसके बेसिस में डिफाइन करो, ये कहीं पे भी जो है मेंशंस नहीं किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन क्लियरली गलत है। सेकेंड ऑप्शन ये बोले गए हैं कि डिफरेंट नेशंस इम्बॉडी डिफरेंट कॉन्सेप्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही है भाई। देखो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग रहेंगे, उसका जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा, है ना। उसी के साथ जैसे कि चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन वो अलग रहेगा, ब्रिटेन का वो अलग रहेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग जो है आइडेंटिटीज को सेट करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन तो सही है। क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, तो केवल ए ऑप्शन बस इनकरेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक बार क्वेश्चंस को रीड करना है, रीड करने के बाद आंसर तक पहुंचना है, करेक्ट आंसर तक। एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्या है कि द जो एजर्शन है, द एक्सपीरियंस गेन बाय द इंडियन इन वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड बाय ब्रिटिश प्रो टू बी वेरी यूजफुल फॉर कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। सही है क्या? देखो लॉजिकल सी बात है, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई और इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें टोटल 394 आर्टिकल्स ऐड किए गए थे। अब ये 394 आर्टिकल जब ऐड किए गए थे तो क्या एक सिंगल इंसान जो है इन सबको सोच पाएंगे कि इस आर्टिकल में ये सब चीज इंक्लूड करना है?
कि फंडामेंटल राइट देना है, डीपीएसपी देना है ना, सिटीजनशिप के बारे में देना है। तो जो हमारे जो फोर्थ फादर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्चुअल में फ्रेम किए गए थे, वो लोग जब बाहर देश में जाते थे, है ना, जब वो लोग जो है अलग अलग देश में जब भ्रमण में जाते थे, तो लोग देखते थे, क्या देखते थे कि यहाँ का जो सिटीजन है उसको तो इक्वलिटी का राइट मिला हुआ है, समानता अधिकार दिए हुए हैं। जैसे ब्रिटेन में गए तो वहां पे फिनोमिना अलग देखने को मिला कि वहां लोग सब लोग तो एक इंडिपेंडेंट के तौर पे रह रहे हैं, सबको अलग अलग जो है अधिकार मिले हुए हैं। तो जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे तो हमारे जो फोर्थ फादर रहे हैं वो लोग जो है अदर देश का जो कुछ जो बेसिक्स मूलभूत अधिकार उसको इंडिया में जो है इंक्लूड करना स्टार्ट किए, तो उसके रेस्पेक्ट में बोले गए हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड बोले गए हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम कॉलोनियल लॉ, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी के रेस्पेक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो मोस्टली जो आर्टिकल्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्सप्लेन भी कर रहे हैं एजर्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर करना है स्टेटमेंट को। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए, ये बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है ना, इनकरेक्ट अपने को बताना है। पहला देखो, पहला स्टेटमेंट ये बोले गए हैं कि ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द असेंबली कॉल्ड ड्राफ्टिंग असेंबली। सही है क्या? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि कहीं पे भी जो है ड्राफ्टिंग असेंबली बना नहीं है। ड्राफ्टिंग असेंबली नहीं बना है लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना है। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते तो एक बार चलो सही मानते, लेकिन ड्राफ्टिंग असेंबली कहाँ बना है? कहीं पे भी ड्राफ्टिंग असेंबली का प्रोविजन रहा ही नहीं है। तो ये ऑप्शंस तो जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो एक्चुअल में जो ड्राफ्ट करने का काम किए गए थे, जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमिटी बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का रफ स्केच तैयार किए गए हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी है, जिसको जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा हेड किए गए हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि संविधान सभा के चुनाव जो है जुलाई 1946 में हुए थे। बिल्कुल सही है। 1946 में जो है सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किए गए थे। फिर इसके बाद जो है थर्ड ऑप्शन है कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन सितंबर नहीं, ये दिसंबर में हुआ था। ठीक है, सितंबर नहीं दिसंबर में हुआ था। मोर प्रिसाइजली ये जो है 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुए थे, जब बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, कैसे बनाना है, उसके रेस्पेक्ट में। फोर्थ ऑप्शन है कि देयर वाज सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर, नहीं सेम कहाँ था, इंडिया और पाकिस्तान के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं था उस समय। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ना, चौथा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इनकरेक्ट पूछे गए थे। अगला देखो, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान के रेस्पेक्ट से जो है अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। चलो, पहला ऑप्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओनली। यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है और ये बोले गए हैं कि संविधान केवल संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को प्रतिबिंबित करता नहीं। सदस्य जो यहाँ पे जो सदस्य है ना, संविधान सभा के सदस्य, उसका नहीं, ये पूरा इंडिया एज अ होल का जो व्यू पॉइंट है और जितने एमएलएज एमपी यहाँ पे सिलेक्ट होके आ रहे हैं, जिसके द्वारा उसको चुन के भेजे गए हैं, उसका व्यू पॉइंट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। ओनली संविधान सभा के रिफ्लेक्ट से नहीं होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो गए। सेकेंड ऑप्शन आएगा वो है कि इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज पर द मेयर पीस ऑफ पेपर। बिल्कुल सही है। कुछ जैसे कि एग्जांपल ले लो चाइना का, चाइना एक एग्जांपल है। चाइना के पास कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? नॉर्थ कोरिया हो गया, ये भी एक एग्जांपल होते हैं। बस इज अ पीस ऑफ पेपर, मतलब रिटर्न में लिखा बस हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है, लेकिन उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। उसको यहाँ पे पीस ऑफ पेपर के टर्म में डिनोट किए गए हैं। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे क्लियरली गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, आई होप कि वीडियो को जो है ना एक बार पॉज कर रहे होंगे। वीडियो को एक बार पॉज करना, अपने लेवल में एक बार ट्राई करना क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारतीय
संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? पहला है कि इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, सही है क्या? करेक्ट पूछे गए हैं, है ना, करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है। इसमें करेक्ट पूछे गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा करेक्ट पूछे गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रेस्पेक्ट से। पहला है कि इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, इसमें क्लियरली मेंशंस किए गए हैं कि 18 प्लस हो जाओगे, बल्कि इसको जो है अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे लाए गए। पहले तो 21 थे, अभी जो है एट प्रेजेंस 18 है, तो 18 प्लस अगर हो जाओगे तो यहाँ पे क्लियरली है कि जो है वोट दे सकते हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, इससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं रखता। कौन से लैंग्वेज बोलते हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि 18 प्लस मतलब सीधा जो है वोट देने का अधिकार आ जाता है। तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन ये बोले गए हैं कि इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, ये गलत है। डायरेक्ट इलेक्शन जैसे कि लोकसभा हो गई, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन व्हाट अबाउट राज्यसभा, राज्यसभा में तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके बाद जो है थर्ड ऑप्शन दिए गए हैं, थर्ड ऑप्शन है कि इट वाज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, ये मल्टी पार्टी बॉडी होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये मल्टी पार्टी बॉडी होते कि नहीं होते, ये होते हैं। यहाँ पे तो नॉट पूछे गए हैं, ये गलत हो जाएगा। भाई जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो बीजेपी भी रहते हैं, कांग्रेस भी रहते हैं, है ना, आम आदमी पार्टी भी रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के लोग वहाँ पे रहते हैं। फोर ऑप्शन बोले गए हैं कि इट वर्क थ्रू द सेवरल कमिटी, बिल्कुल सही है, सेवरल कमिटी के थ्रू यहाँ पे काम किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1 और 4 यहाँ पे करेक्ट है, बाकी जो है इसमें गलत है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 37 क्वेश्चन है कि सम कंट्रीज हैव सब्जेक्ट देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू फुल फ्लेज रेफरेंडम, और उसका रीजन भी यहाँ पे दिए गए हैं। करेक्ट कोड को यहाँ पे चूज करना है, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें जो अपने को पॉइंट आउट करना है, सम कंट्री हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू अ फुल फ्लेज रेफरेंडम, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन से यहाँ पे बोले गए हैं कि रीजन जो दिए गए हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नेवर सब्जेक्ट टू सच रेफरेंडम, सही है क्या ये? बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, मतलब इंडिविजुअली दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रेस्पेक्ट में बताना है। पहला स्टेटमेंट में ये बोले गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्ट ऑफ 389 मेंबर, जिसमें से 296 रिप्रेजेंट किए गए हैं प्रोविंस को, और जो 96 है ये 93 जो है ये रिप्रेजेंट किए गए हैं प्रिंसली स्टेट को। ये भी बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पे भेजे गए थे, कब भेजे गए थे? 1946 को। 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पे लाए गए थे, जिसके थ्रू यहाँ पे पार्लियामेंट को बनाया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टैब्लिश किए गए, तो उस समय क्या था कि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो जो है वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किए जा रहे थे, और उस समय प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट जिसे जो है राजा रजवाड़े के द्वारा रूल किया करते थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेम किए गए थे तो टोटल यहाँ पे 389 मेंबर थे, जिसमें से 296 जो है प्रिंसली स्टेट से आए थे, और 93 जो मेंबर है यहाँ पे वो आए थे प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है कि इच प्रोविंस वाज टू बी अलोकेटेड अ नंबर ऑफ सीट्स प्रोपोर्शनल टू इट पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन की बेसिस में अलॉट किए गए थे, बिल्कुल सही है। और ये फिनोमेना अभी भी देखने को मिलता है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वहाँ पे नंबर ऑफ एमएलएस एमपी ज़्यादा होंगे, जहाँ पे कम पॉपुलेशन होंगे उसमें नंबर ऑफ एमएलएस एमपी जो है वहाँ पे कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका पॉपुलेशन कम है ना, जनसंख्या कम है। तो जनसंख्या के बेस में जो है उस समय भी डिवाइड किए गए थे, और अभी भी जो है वो डिवीजन चलता है। तो इसमें दोनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
संविधान के प्रारूपण के संबंध में निम्नलिखित कथन जो दिए इसमें विचार करना है। ड्राफ्टिंग कमेटी वाज चेयर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है क्या, गलत है, इसके प्रीवियस स्लाइड में ही बताया। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन किए गए थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो है इसको चेयर किए गए थे। सेकेंड है कि मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर ऑन अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का, जब रफ स्केच कर रहे थे, तो यहाँ पे ये बोले गए हैं कि ऑलमोस्ट जो है 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट उसमें किए गए हैं। सही है क्या, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं डाटा भी रख दूँ तो 7630 प्लस यहाँ पे जो है अमेंडमेंट देखने को मिले हैं टोटल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7630 प्लस अमेंडमेंट यहाँ पे किए गए जब ड्राफ्ट कर रहे थे। तो थर्ड ऑप्शन देखो, द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 90 डेज ओवर 3 ईयर ऑन अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सदस्यों ने प्रारूपण या फिर प्रारूप संबंधित पर 3 वर्षों में 90 दिनों तक विचार विमर्श किया है। सही है क्या, थर्ड ऑप्शन, गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, एक ही ऑप्शन, एक सेकेंड, हाँ सेकेंड ऑप्शन बस तो यहाँ पे करेक्ट है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। चलो अगला क्वेश्चन, members of constituent assembly who draft the constitution of India were nominated by parliament, nominated by the governor general। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, संविधान जो भारत का संविधान है बनाने वाली संविधान सभा के सदस्य को कैसे यहाँ पे लाया करते थे, बताओ तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस, क्योंकि उस समय जो है इलेक्शन होना स्टार्ट हो गए थे, उस समय, तो इलेक्ट करके जो है वहां पे भेजा जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन एसेसर रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो अपने को फाइंड आउट करना और बताओ कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। पहला ऑप्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन, बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जो है लेंथीएस्ट, वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को ही बोला जाते हैं। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट हैज बीन बोरो फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है, फंडामेंटल लाए गए थे अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन जस्ट फंडामेंटल राइट को ऐड करने से जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन लंबा नहीं हो जाता। ठीक है, दोनों अपने लेवल में बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीजन है वो एजर्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिप्रेजेंटेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला बोले गए हैं कि द मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल सफ्रेज, यूनिवर्सल सफ्रेज का मतलब यही होता है, यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइज है वो सेम ही है, जिसमें से 18 प्लस हो गया मतलब जो है वोट देने का अधिकार यहाँ पे हो जाता है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज या फिर यूनिवर्सल सफ्रेज जिसको बोलते हैं। तो इसमें पूछे गए कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। पहला है द मेंबर ऑफ द असेंबली वर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ असेंबली, उस समय का बात है तो गलत है, इसका करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। द जो कांग्रेस है डोमिनेटेड द असेंबली ऑक्यूपाई एज में 82%, उस समय का बात है। ठीक है, तो 42 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। 43 क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्लेज अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन द डिस्कशन एंड द रीजन आर्गुमेंट, बिल्कुल सही और होगा ही होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई भी चीज को ड्राफ्ट कर रहे हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ला रहे हो, तो लॉजिकल सी बात है वहां पे डिस्कशन होगा, है ना, रीजंस आर्गुमेंट वहां पे किए जाएंगे। दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट बट गेव अ प्रिंसिपल्स रीजंस टू अदर मेंबर ऑफ देयर पोजीशन, बिल्कुल सही है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन जो इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिफरेंट कमिटी रहे हैं, है ना, रूल्स एंड प्रोसीजर कमिटी हो गया, ड्राफ्टिंग कमिटी हो गए, इस तरीके से जो है डिफरेंट कमिटी उस समय फ्रेम किए गए थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना रहे थे। तो
जिसमें पहला है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ 10 मेजर कमेटी ऑन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट। सही है क्या? इसमें 10 मेजर यहाँ पे कमेटी बताया गया है। देखो एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के फॉर्म में जाऊँ, क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसमें एग्जैक्ट नंबर जो है कहीं पे भी डिफाइन नहीं किए गए कि इतना जो है प्रॉपर कमिटी रहे हैं, तो इसलिए इसको जो है करेक्ट तो नहीं मान सकते, गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है कि यूजुअली नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और D.R. अम्बेडकर जो है वो चेयर दिस कमिटी वो रहे हैं। जितना भी मेजर कमिटी देखोगे वो मोस्टली कमिटी में जो है यहाँ पे यही 3 इंसान हैं जो कि यहाँ पे कंसीडर किए जाते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। H.C. मुखर्जी वॉज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। बताओ, तो ये तो पहले ही गलत हो रहा है इसका। ड्राफ्टिंग कमिटी का जो यहाँ पे मेंबर कौन रहे हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रहे हैं ड्राफ्टिंग कमिटी का, तो यहाँ पे तो H.C. मुखर्जी को बोल दिए, गलत है। जयपाल सिंह वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बिल्कुल सही है, मेंबर रहे हैं, तो इसमें बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलो इसको मैचेस करना है, बताओ तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का जस्ट मैच बर करना है इसमें, और कुछ नहीं है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, कैसे बी होगा? देखो यहाँ पे कि ए का 3 आएगा, है ना, ए का 3 आ जाएगा। जो वल्लभ भाई पटेल रहे हैं वो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे हैं। फिर जो सी राजा गोपालाचारी हैं, ये जो रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर। उसके बाद जो जॉन मिथाई हैं, ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। और जो बलदेव सिंह है, ये डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। इस रेस्पेक्ट से जो है इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, Which of the following encapsulated the aspirations and values behind the Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के पीछे की आकांक्षाओं और मूल्यों को अभिव्यक्त करता है? वो है ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन इसे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव ऑन किए गए थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहे थे। तो इस ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन के थ्रू ये बोले गए हैं कि इंडिया जो है अपने लेवल में सॉवरेन होंगे। मतलब क्या कि इंडिया जो है जितना भी डिसीजन लेंगे वो इंडिया खुद अपना डिसीजन लेंगे, कोई बाहर के देश जो है इंडिया का डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये जो है यहाँ पे बोले गए थे। प्लस इंटीग्रिटी के बात यहाँ पे किए गए थे, ब्रदरहुड का बात यहाँ पे किए गए थे। इन सब जो है ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशंस के थ्रू ही यहाँ किए गए थे, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव ऑन किए गए थे। देखो वहीं से जो है क्वेश्चन आ गया। पहला स्टेटमेंट क्या है ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशंस के थ्रू कि बेस्ड ऑन दिस रिजोल्यूशंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव इंस्टीट्यूशन एक्सप्रेस टू इक्वलिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेटी एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। इसमें कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है कि एज पर दिस रिजोल्यूशन द माइनॉरिटी बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया डिप्रेस या फिर जो ओबीसी क्लासेस हो गए उसको जो है एडिक्वेट सेफ गार्ड दिए जाएंगे। इसका बात भी ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन में किए गए थे। थर्ड ऑप्शन है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिजोल्यूशंस टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी यूनिटी यूनिट। ये नहीं होगा, ये जो है इसके बारे में डिस्कस ही नहीं किए गए थे। तो इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछे गए हैं तो थर्ड ऑप्शन इसमें गलत है। 49 क्वेश्चन है एजर्सन और रीजन बेस्ड यहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें एजर्सन्स है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब ये होता है कि जितना भी रूल्स से रेगुलेशंस यहाँ पे बनेंगे वो सब कहाँ पे बनेगा? पार्लियामेंट में ही बनेगा। लेजिस्लेचर्स के द्वारा इसको जो है फॉर्म किए जाएंगे। रीजंस ये दिए गए हैं कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इवॉल्विंग द राइट बैलेंस अमॉन्ग द वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी। ये सब बातें भी यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में कौन रहते हैं? एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, यही सब तो यहाँ पे रहते हैं पार्लियामेंट में। तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो है ए और बी जो है सत्य हैं, और जो रीजन है वो एजर्सन्स को करेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है, इसमें भी अपने को क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें जो है गलत है। पहला देखो,
अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कंसिडर एज अ रिसोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। सही है क्या? कॉन्स्टिट्यूशंस जो है, जो संविधान जो है वो सरकार की शक्ति और अधिकार का स्रोत माना जाता है। सही है क्या पहला ऑप्शन कि नहीं है? बिल्कुल सही है। जितना भी गवर्नमेंट को अभी जो पावर देखने को मिलता है, पावर जो यूटिलाइज करते हैं, सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशंस किए गए हैं। इसके बाद जो है सेकेंड ऑप्शन है कि इट प्रोवाइड फॉर 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जुडिशरी कंट्रोल ऑल द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत है। कहीं पे भी मेंशन नहीं किए गए हैं कि जो जुडिशरी होगा वो एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, नहीं। ये तीनों जो है अपने लेवल में इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। लेजिस्लेचर भी अपने लेवल में इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव भी अपने लेवल में इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी भी अपने लेवल में इंडिपेंडेंट है। तीनों जो है स्वतंत्र हैं, ये किसी को जो है कंट्रोल नहीं करते, है ना। बस चेक और बैलेंस का काम इसके द्वारा किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछे गए हैं। क्लियर है? तो आई होप जो है क्वेश्चंस को यूटिलाइज किए होंगे। कितना मार्क्स जो है टोटल 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 में कितना करेक्ट किए हो बताना जो है कमेंट बॉक्स में। क्लासेस का जो पीडीएफ है सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।